3, 2, 1. Our new topic in staffing chapter is staffing process. स्टाफिंग प्रोसेस बहुत बड़ी लग रही है क्या? प्रोसेस नहीं है, छोटी सी है, अभी अपन समझेंगे तो याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस, यहां पर स्टाफिंग प्रोसेस को लाइन एक्टिविटी कहा गया है और स्टाफ एक्टिविटी भी कहा गया है। क्यों कहा गया है देखते हैं एक बार। देखो, जनरली जो मैनेजर है वो 5 फंक्शन यहां पे परफॉर्म कर रहा होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। स्टाफिंग अदर फंक्शंस की तरह मैनेजर ही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजर दूसरे फंक्शंस की तरह स्टाफिंग भी परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए अपन स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी कह देते हैं, ठीक है। एक लाइन एक्टिविटी है, क्लियर है। इसके बाद सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज यहां पर यह है कि जैसे मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है जो कंपनी का फाइनेंस देखेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग के लिए मतलब एम्प्लॉयज के साथ डील करने के लिए एचआरडी अलग होता है। एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो केवल और केवल एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट से डील करता है कि कितने एम्प्लॉयज की कंपनी को जरूरत है, कितने एम्प्लॉयज कंपनी के पास एक्स्ट्रा है, कितने एम्प्लॉयज को प्रमोशन देना है, कैसे उनको कंपनसेट करना है, ये सारी चीजें। तो क्योंकि स्टाफिंग के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना के रखा है, इसलिए अपन इसको क्या कह देते हैं? इसको अपन स्टाफ एक्टिविटी कह देते हैं, क्लियर है। अब स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है ये एक्चुअली। देखो, कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है, अपन वो बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग, एक डिपार्टमेंट है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसे स्टाफिंग करता है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे जाके अगर आप हायर स्टडीज में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कैंपस सिलेक्शन होगा, वहां जब आप अपॉइंटमेंट मतलब अपनी जॉब के लिए जाओगे तो जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विथ द एस्टिमेशन, बिगिंस विद द एस्टिमेशन, अंदाजा, ठीक है, ऑफ मैन पावर, कितने एम्प्लॉयज, रिक्वायरमेंट, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? एस्टिमेट करेगा, सोचेगा कि हमें कितने मैन पावर, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, क्लियर है। विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें भी कैटेगरी डिवाइड करती है, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज हमको चाहिए प्यून और जूनियर कैटेगरी के लिए, कुछ एम्प्लॉयज हमको चाहिए सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट इन हायर कैटेगरीज के लिए। तो यहां पे वो भी वेरी करता है कि हमें इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और इतनी इतनी कैटेगरी के इतने एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें कौन करेगा? एचआरडी करेगा। Which means finding out number and type of employees needed by organization in future, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस के अंदर भी प्रोसेस आ गई, बताओ, ठीक है, क्या चल रहा है। तो यहां पर ये जो प्रोसेस एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये 3 स्टेप्स में होती है, मतलब एचआरडी यहां पे 3 स्टेप परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर फाइंडिंग आउट मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी टेक फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर काम कितना है, मतलब हमें काम कितना करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम करना पड़ता है, क्लियर है। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, उस काम करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया कि यार 10 लोग हैं, ठीक है, 10 क्या बोलेंगे अपन उसको, एम्प्लॉयज हैं, 10 एम्प्लॉयज की अपन को जरूरत है, ठीक है। जो भी अपना काम है वो 10 एम्प्लॉयज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉयज है, क्लियर है, अभी हमारे पास ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज हैं। इट मींस एनालाइजिंग
एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स विच ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग जॉब पोजीशन। ठीक है, मतलब हम अभी देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम काम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्सेस वर्कफोर्स, फॉर एग्जांपल हमें 10 एम्प्लॉयज की ही जरूरत है और हमारी कंपनी में 15 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस वर्कफोर्स मतलब जो काम कर रहे हैं उसके ग्रुप को। ठीक है, तो एक्सेस वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि काम तो केवल 10 लोगों का है, काम कर रहे हैं 15 लोग, मतलब 5 जो है वो वेस्ट है। ठीक है, तो वो क्या है, ओवर स्टाफिंग है। ओवर स्टाफिंग मतलब इस ब्रांच से उन एम्प्लॉयज को उठा के किसी और ब्रांच में डाल दो ताकि सही में काम करें वो, है ना। इसके बाद एक्सेस वर्कलोड, मतलब बोल सकते हैं कि 10 एम्प्लॉयज का काम है और केवल 6 एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस वर्कलोड, इन 6 एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ रहा है। तो सबसे पहली प्रोसेस तो यही होगी कि पहले वर्कलोड एनालिसिस कर ले कि कितना काम है, कितना एम्प्लॉयज की हमको जरूरत है। फिर वर्क फोर्स एनालिसिस कर ले कि ऑलरेडी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उसको कंपेयर करके देखें कि हमें और एम्प्लॉयज की जरूरत है भी या नहीं है। क्लियर है? तो यहां से हमको यह पता चल जाएगा कि हाँ हमें और एम्प्लॉयज को बुलाना है या नहीं बुलाना है। चलो ठीक है भाई, बुलाना है। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि हमारे पास केवल 6 एम्प्लॉयज हैं, इसको अपन 100 में कर लेते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए है कितने, 1000 एम्प्लॉय। ठीक है, और अभी हमारे पास केवल 600 एम्प्लॉय है। ठीक है, तो हमें 400 एम्प्लॉयज को और बुलाना है। 400 एम्प्लॉय को बुलाना है, क्या करना है, बुलाना है। तो हम क्या करेंगे, हम 400 लोगों के बुलाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएंगे ताकि उसमें से हम बेस्ट 400 को सिलेक्ट कर पाए। क्लियर है? रिक्रूटमेंट, इट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग न्यू पीपल, इट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ inducing new people to apply for the job in organization। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को बुलाने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को अप्लाई करने के लिए। मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, यही सही होता है। ठीक है, सो दैट बेस्ट अमॉन्ग देम इज सिलेक्टेड। ठीक है, ताकि उनमें से अपन बेस्ट अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपना जो बेस्ट है वो अपन सिलेक्ट कर पाए। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसमें 3 स्टेप कौन कौन सी है, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, कंपैरिजन बिटवीन द बोथ। देन उसके बाद अपन को पता चल गया, अपन को क्या पता चल गया कि हमको 400 एम्प्लॉयज को बुलाना है। अब हमको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट, मतलब उनको बुलाना पड़ेगा, इन्विटेशन देना पड़ेगा। कैसे दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। डिटेल में अपन पढ़ेंगे क्योंकि अगला टॉपिक यही आने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट करके बुला लिया, ठीक है, 400 को बुलाया था, पता है 40,000 आ गए। ठीक है, 40,000 लोग अप्लाई करने आ गए, 400 वैकेंसी थी केवल। तो अब इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। ठीक है, अब 40,000 लोग तो आ गए हैं भाई, लेकिन 40,000 में से केवल हमको 400 को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, 40,000 में से केवल 400 को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेट्रा। जनरली सबको मालूम है कि जब भी कैंपस सिलेक्शन होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है, तो हमें टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को हम सिलेक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या करा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसमें हमने देखा वर्कलोड कितना है, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। फिर हमने देखा वर्कफोर्स, कितने एम्प्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी हैं, कंपेयर करा, पता चल गया कि भाई 400 और बुलाना है। 400 को बुलाने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया। हमने क्या करा, हमने रिक्रूटमेंट करा। रिक्रूटमेंट करने के बाद हमको अब करना है सिलेक्शन। हमको अब करना है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होता है, टेस्ट लेंगे। ठीक है, 40,000 लोग आए थे, टेस्ट लिया, 30,000 तो ऐसे ही बाहर चले गए, बेचारे 30,000 बाहर चले गए। ठीक है, फिर उसमें से 10,000 का इंटरव्यू लिया, 9,400 9,600 और बाहर चले गए, बचे कितने, 400। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। कारण इसका यही है, कारण इसका यही है, 40,000 लोग आए,
ठीक है, मतलब जितने लोग आते नहीं है उतनों को वापस भेज दिया जाता है। तो ये जो बात है कि जितने लोग आए नहीं उससे ज्यादा को वापस भेज दिया, मतलब जितनों को सिलेक्ट नहीं करा, 400 को सिलेक्ट करा और कितने 30,000 मतलब 39,600 को वापस भेज दिया। तो ये जो सिलेक्शन है इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रोसेस, मतलब कि आ रहे कम है और जा रहे ज्यादा है। तो नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखना ये वर्ड। इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो सिलेक्शन में टेस्ट और इंटरव्यू तो होता ही है, जनरल है। इसके बाद सिलेक्शन भी हो गया, पता चल गया भाई 400 लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट ओरिएंटेशन क्या होता है, नए नए वर्ड आते जा रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं। प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द कैंडिडेट। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे 400 लोगों को सिलेक्ट कर दिया तो उनकी पोस्ट पर उनको ऑक्यूपाई करने के लिए जाने दो भाई, है ना, सिलेक्ट इसीलिए तो करा है, तो उनको पोस्ट ऑक्यूपाई करने दो। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो पर्टिकुलर कैंडिडेट पोस्ट को ऑक्यूपाई करता है उसको बोल देते हैं अपन क्या, उसको बोल देते हैं अपन प्लेसमेंट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ऑफिस है वहां पे ऑलरेडी 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, 10 और एम्प्लॉयज आए वो आके बैठ गए। जान पहचान तो करानी पड़ेगी, नहीं तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जान पहचान क्यों करानी पड़ेगी, ताकि नए एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगे और पुराने एम्प्लॉयज को भी पता चल जाए कि नए एम्प्लॉयज आ गए हैं भाई, मजा आएगा, ठीक है, पार्टी होगी। तो ओरिएंटेशन refers to introduction of new employees to the existing employee। ठीक है, नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन पुराने एम्प्लॉय से दोस्ती थोड़ी करानी पड़ती है ताकि सोशल सेटिस्फेक्शन हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो। क्लियर है। तो यहां पर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज विद द ओल्ड एम्प्लॉयज। क्लियर है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, बाकायदा पार्टी दी जाती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन भी हो गया, जान पहचान भी हो गई। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सिलेक्ट करके ले गए तो उनको सब आता था। ठीक है, वो जो 400 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करा, माना कि वो 40,000 में सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनको ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ चलाना आता है। मतलब हमारी कंपनी की मशीन भी आती है, ठीक है, उनको हर एक चीज का नॉलेज है, हर कोर्स करके रखा, ऐसा नहीं होता। तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्लियर है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्या, टू इंप्रूव द कॉम्पीटनेस, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर अपन को उन 400 एम्प्लॉयज को, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, 40,000 में 400 सिलेक्ट हुए हैं, मतलब अच्छे हैं वो, लेकिन उनकी कॉम्पीटनेस को और बढ़ाना है, मतलब बहुत उनको कॉम्पीट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बराबर बनाना है, तो उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना पड़ेंगे। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करवाना पड़ेगी फॉर एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन रीच टॉप एंड कीप इंप्रूविंग। ठीक है, तो वहां पर वो टॉप लेवल तक पहुंच पाए, ठीक है, अपने टॉप लेवल तक पहुंच पाए और इंप्रूव करते रहे। ठीक है, कहते ना हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, वैसे हमेशा ट्रेनिंग भी लेते रहना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज क्या रहे, हमेशा इंप्रूव करते रहे, हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहे। ठीक है, अब अगर कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर कंपनी बहुत बड़ी है, उसका HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, तो प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसेस यहां पर खत्म। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खत्म। लेकिन अगर कंपनी है बहुत छोटी, बेचारी कंपनी है बहुत छोटी, वहां पे मैनेजर ही सारा काम करता है, तो 3 स्टेप उसको और परफॉर्म करनी पड़ती है, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्या, अगर कंपनी बहुत छोटी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बेचारों के पास HRD को देने के लिए छोड़ो, ठीक है, HRD नहीं रख सकते वो लोग, तो वहां पर मैनेजर जो है, मैनेजर ही स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, स्टाफ एक्टिविटी भी है, लाइन एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो अगर HRD वगैरह सब कुछ है तो स्टाफ एक्टिविटी नहीं तो लाइन एक्टिविटी, मतलब हर मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर जब लाइन मैनेजर परफॉर्म करेगा स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये 3 चीजें भी, ये कौन सी 3 चीजें वो अपन देखते हैं, ये 3 स्टेप्स भी मैनेजर को ही परफॉर्म करना पड़ेंगे। अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है कि व्हाट आर द 3 एडिशनल स्टेप दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय लाइन मैनेजर इन स्टाफिंग प्रोसेस। क्लियर है, तो यहां पे वो 3 स्टेप्स लिखना पड़ेगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कंपैरिजन। फिर अपन ने क्या करा, अपन को पता चल गया कंपेयर करके कि 400 एम्प्लॉयज को बुलाना था, हमने
बहुत सारों को बुला लिया, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत एडवर्टाइजमेंट कराया, हमने रिक्रूटमेंट करा, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद नेगेटिव प्रोसेस, बेचारे 39,600 को वापस भेज दिया, 400 को कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, नेगेटिव प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या करा, उनकी प्लेसमेंट करी, ओरिएंटेशन पार्टी वार्टी हुई, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद अपन ने क्या करा, इसके बाद अपन ने करा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ताकि वो अप स्किल होते रहे हमेशा। क्लियर है। अब अगर ये कौन कर रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सेपरेट एचआरडी, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्लियर है। बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लाइन मैनेजर परफॉर्म दिस, क्या दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहली चीज परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट रिफर्स टू द इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट मतलब देखना, रिजल्ट है ना, इवेल्युएट करना मतलब उसकी परफॉर्मेंस को देखना, सही करा नहीं करा, कितना करा, कैसे करा, ये सब चीज, ठीक है। इट रिफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड विच आर नोन टू एम्प्लॉय, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने एम्प्लॉयज को बोल दिया था कि दिन की 100 यूनिट तुम्हें बनानी आ जानी चाहिए, ठीक है, दिन की 100 यूनिट तुम्हें बनानी आ जानी चाहिए तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो अब वो कुछ हफ्तों तक जॉब अपनी परफॉर्म करेगा, तो हमें यहां पर परफॉर्मेंस को अप्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई वो अब सही काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्लियर है। तो ये जो स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड बना दिया 100 यूनिट पर डे, 100 यूनिट, तो ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी एम्प्लॉय को पता होता है, तो फिर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर, उसको इवेल्युएट किया जाता है अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड, कि वो 100 यूनिट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, ठीक है। ऑन दिस बेसिस फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द सुपीरियर, और इस बेसिस पर सुपीरियर फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब ये एम्प्लॉय अच्छा है कि नहीं है। पता चला ट्रेनिंग के बाद भाई साहब 110 यूनिट भी बना लेते हैं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है। सुपीरियर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में लिख देगा, फीडबैक रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय है। क्यों ये जो फीडबैक रिपोर्ट है क्यों जरूरी है, अभी आगे पता चलेगा। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन। प्रमोशन का मतलब अपन बचपन से जानते हैं कि हाँ, जब सैलरी ज्यादा मिलने लगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए, पावर ज्यादा हो जाए, तो उसका अपन प्रमोशन कह देते हैं, ठीक है। प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे, पे मतलब सैलरी, ठीक है। जनरली प्रमोशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो फीडबैक रिपोर्ट यहां से तैयार हुई वो प्रमोशन के काम आती है, जिसकी फीडबैक रिपोर्ट अच्छी होगी उसका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी काम की बात आ गई, कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ जॉब, ठीक है। इट इंक्लूड्स पे, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव। अदर इंसेंटिव क्या होता है, गिवन टू एम्प्लॉय, इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। अदर इंसेंटिव मतलब कि वो हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेमेंट मतलब सेम है कि डायरेक्ट पेमेंट मतलब कि सैलरी वेजेस आपने डायरेक्ट कैश में पे कर दिया। इनडायरेक्ट पेमेंट मतलब आपने वर्क फ्रिंजेस जैसे मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी, ठीक है, फ्री टूर दे दिया, तो ये सारी जो चीजें ये इनडायरेक्ट पेमेंट है। क्लियर है। तो यहां पर हमने स्टाफिंग के प्रोसेस को देखा, समझ में आ गई होगी आई होप सो। तो यहां पर स्टाफिंग के प्रोसेस में अगर एचआरडी परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर ऐसा स्टाफ एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है, 5 स्टेप्स होंगी। कौन कौन सी, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड आखिरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर इसको लाइन मैनेजर परफॉर्म कर रहा है तो लाइन मैनेजर को 3 एक्टिविटी और परफॉर्म करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, एंड द लास्ट इज कंपनसेशन। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।